ये पीजीबीपी सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? 28 से लेकर 44D। 28 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है, और 28 के बाद 30 to 36 अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन। 37 क्या है? जनरल डिडक्शन। और 40 to 43B रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन। उसके बाद प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आ गया 44AD, 44A, ADA और 44AE, और लास्ट में 44AA कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और 44AB कंपल्सरी टैक्स। ठीक है। व्हाट इज बिजनेस इनकम सेक्शन 28? जो बिजनेस से कमाएंगे वो बिजनेस इनकम। बिजनेस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। प्रोफेशन से जो कमाएंगे वो भी बिजनेस इनकम है। कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में। सैलरी ऑफ पार्टनर्स, यानी कि फर्म अपने ही पार्टनर्स को रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट देता है तो भी बिजनेस इनकम है। सैलरी वाली नहीं है, अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। नॉन कम्पीटिंग फीस एंड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है। फिर व्हाट इज बिजनेस एक्सपेंसेस? मैंने कहा था 5 जगह जो खर्चा अगर है तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस हर हालत में है। एम्प्लॉय के ऊपर जो भी खर्चा करोगे वो बिजनेस एक्सपेंसेस। एसेट को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज को मेंटेन करने का जो भी खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंसेस। जैसे लोन लिया वो लायबिलिटी है, उसको मेंटेन करने का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस एक्सपेंसेस। क्लाइंट के ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हो वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस। और रेपुटेशन ऑफ कंपनी को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो वो भी बिजनेस एक्सपेंसेस। सेक्शन 28 क्या है? चार्जिंग। The profit of any business or profession carried on by the assessee at any time during the relevant previous year। बताइए बिजनेस और प्रोफेशन कब माना जाएगा शुरू हो गया? जब ट्रायल रन कंप्लीट हो गया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच ट्रायल रन इज कंप्लीटेड। नीचे लिखा हुआ है। बिजनेस का मतलब क्या वन टाइम एक्टिविटी कैन कंस्टिट्यूट अ बिजनेस? यस, वन टाइम एक्टिविटी कैन कंस्टिट्यूट अ बिजनेस इफ इट इज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। क्या पेंटिंग करना, गाना गाना से अगर आप पैसे कमाते हैं तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी? बिजनेस। यस। प्रोफेशनल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 36। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो प्रोफेशनल मतलब सीए सीएम है प्लस आपका जो हॉबी है आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी वो वोकेशन कहेगा। और वोकेशनल इनकम जो है वो भी पीजीबीपी के हेड में जाके टैक्सेबल होगी। टैक्स किससे मांगेंगे पीजीबीपी? ओनर से या जो बिजनेस चला रहा है? जो बिजनेस चला रहा है, द पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस। ठीक है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम कर ही चुके हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी पीजीबीपी में जाएगा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक, सब्सिडी या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये सब क्या है? पीजीबीपी की इनकम है। प्रोफेशनल गिफ्ट्स पीजीबीपी। पर्सनल गिफ्ट्स कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर अदर सोर्सेज का सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर ये वही वाला है, फर्म अपने ही पार्टनर्स को रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट देगा तो किस हेड में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। और असेसमेंट ऑफ फर्म में मैंने बताया था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। हाउएवर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। फिर नॉन कम्पीटिंग फीस। और नॉन कम्पीटिंग फीस क्या होता है कि मैंने अपना बिजनेस बेच दिया और यही बिजनेस मैं अगले आने वाले 10 साल में नहीं करूंगा और मैं आपसे 5 करोड़ रुपए लेता हूं। वो 5 करोड़ किस लिए लिया है? फॉर नॉन कम्पीटिंग फीस। किस हेड में जाएगा? पीजीबीपी में। नॉट डूइंग एनी कम्पिटिटिव बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशनल सीक्रेट्स। ठीक है। फिर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताइए मैंने क्या बताया? की मैन इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस। किसका? की एम्प्लॉइज का। की एम्प्लॉइज का आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसका प्रीमियम कंपनी भर रही है तो प्रीमियम बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा है। अब वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर करने के बाद कंपनी को मिलता तो पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलता तो सैलरी, और एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके लीगल हेड्स को मिलता तो अदर सोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान रहे हैं हम लोग? ये मैच्योरिटी प्रोसीड किसको मिल रहा है? कंपनी को मिल रहा है, यानी कि एम्प्लॉय को मिल रहा है। फिर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन डिफाइंड क्या है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? आज शेयर्स खरीदो, आज ही के दिन बेच दो तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। समझ में आया? तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन इन व्हिच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियोडिकली or ultimately settled
अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट, यानी कि बिना डिलीवरी लिए हुए, बिना आपके डीमेट अकाउंट में आए हुए आप उसको बेच देते हैं, यानी कि आज ही खरीद के आज ही बेच देते हैं, तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट सेक्शन 30 एंड 31। 30 किसके लिए? प्रीमाइसेस के लिए। 31 प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के लिए, यानी कि वही है कि एसेट को मेंटेन करने या कोई भी खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। और अब हमें क्या देखना है, किस किस सेक्शन में अलग अलग बातें लिखी हुई है। तो प्रीमाइसेस अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, अगर फर्म ने किराए पे लिया हुआ है तो मतलब फर्म ने अपने पार्टनर से किराए पे लिया तो भी आएगा। तो रेंट ऑफ प्रीमाइसेस पेड टू अदर्स और फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन। इंश्योरेंस ऑफ प्रीमाइसेस इज अलाउड एज डिडक्शन। Municipal tax, land revenue subject to section 43B is allowed as deduction. Current repairs is allowed as deduction. On capital repairs depreciation can be claimed. और current repairs और capital repairs का मतलब बताया था कि replacement of part of the asset current repairs है, replacement of whole of the asset capital repairs है, या अगर asset का addition कर रहे हैं तो भी capital repairs है। Renovation of that premises from where sale is made, example restaurant का renovate कर रहा है तो current repairs है, और अगर कोई other premises administrative प्रीमाइसेस या गोडाउन डाउन को रिनोवेट कर रहे हो तो कैपिटल रिपेयर्स, ठीक है। फिर अब इंश्योरेंस रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, अगर आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर को अगर आपने किराए पे लिया हुआ है किसी से या फर्म को दे रहे हो तो सेक्शन 31 में नहीं लिखा हुआ, कहाँ डिडक्शन मिलेगा? सेक्शन 37 में। अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो सेक्शन 31 में डिडक्शन मिलता है, इसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। और करंट रिपेयर्स इज अलाउड एज डिडक्शन, कैपिटल रिपेयर्स डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, अगर आप एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर अदर पर्पस यूज कर रहे हैं तो जितना पार्ट आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जितना परसेंटेज आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं उतना ही अलाउ होगा। यही डेप्रिसिएशन में किया था हमने। अबव एक्सपेंडिचर शैल बी अपोर्शन्ड टू दैट पार्ट ऑफ द एसेट व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 36 के कई सारे पार्ट है। स्टॉक इन ट्रेड का अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में कंडीशन है कि ऑल एम्प्लॉइज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट पेड इन कैश। अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर अपने एम्प्लॉय का करवाते हो तो सेक्शन 37 में, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाते हो अपने एम्प्लॉइज का तो सेक्शन 37। एम्प्लॉय के ऊपर एक एक रुपया खर्चा सारा का सारा बिजनेस एक्सपेंडिचर, सिर्फ सेक्शन चेंज होता है याद रखना। फिर अपने एम्प्लॉइज को बोनस या कमीशन देते हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इन बोनस का डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। फिर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 आई, अगर आप लोन ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन तो उसे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने लोन लिया है फॉर द परचेज ऑफ एसेट तो इंटरेस्ट 1 कैपिटलाइज हो जाएगा, इंटरेस्ट 2 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने लोन लिया बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 4। तो पहला रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड अलाउड एज डिडक्शन, पेंशन फंड अलाउड एज डिडक्शन, ग्रेच्युटी फंड अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। लेकिन इन 4 के अलावा यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम या ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के अलावा और कोई भी फंड में आप कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ है? 40A सबसेक्शन 7 और 40A सबसेक्शन 9। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी नॉन स्टैट्यूटरी फंड और अनअप्रूव्ड फंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आल्सो कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एनी अदर फंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। और ये याद रखना कि ये 4 फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 43B एप्लीकेबल होगा, और 43B में अगर कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मेड है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा जिस ईयर का फंड है। बैड डेट्स का डिडक्शन कब मिलेगा? जब क्रेडिट सेल करेंगे ताकि वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में ऐड हो गया, उसके बाद आपको डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज रिटर्न ऑफ एज irrevocable in the accounts of the assessee। और लेकिन बाद में अगर रिकवरी होती है तो वो टैक्सेबल होगा। तो सच रिकवरी ऑलवेज टैक्स अंडर द हेड बिजनेस इवन इफ बिजनेस इज क्लोज्ड डाउन। फिर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अमंग्स एम्प्लॉइज कौन इनकर करेगा? कंपनी। और कंपनी इनकर रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है तो 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है तो 1/5 इज अलाउड। फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा अगर शेयर्स का प्रॉफिट पीजीबीपी में जा रहा है तो बिजनेस अलाउड है, कैपिटल गेन में जा रहा है तो नॉट अलाउड है। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इन हाउस रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। अगर इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं देन रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस,
उसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार तरह के, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, सैलरी टू साइंटिस्ट, रॉ मटेरियल्स ऑब्लिक इनपुट्स, सैलरी ऑफ सपोर्ट स्टाफ। अब ये जो साइंटिफिक रिसर्च है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रेंट ऑफ प्रीमाइसेस अलाउड है और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नॉट अलाउड। सैलरी टू साइंटिस्ट अलाउड है, बिफोर कमेंसमेंट अलाउड एक्सेप्ट परक्विजिट्स ऑफ साइंटिस्ट। रॉ मटेरियल इनपुट्स अलाउड और बिफोर कमेंसमेंट भी अलाउड। सैलरी ऑफ सपोर्ट स्टाफ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलाउड, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नॉट अलाउड। ठीक है, और ये जो अलाउड है, जो अलाउड लिखा हुआ है सैलरी टू साइंटिस्ट और रॉ मटेरियल इनपुट्स, ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पुराना सिर्फ 3 साल का अलाउड है, पुराना सिर्फ 3 साल का। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के पिछला 3 साल। आप रिसर्च हो सकता है 5 साल से कर रहे हो, लेकिन पिछला जाना कहाँ है, सिर्फ 3 साल। तो ये लिखा हुआ भी ओनली 3 इयर्स। और जब भी अलाउ होगा 100%, जितना खर्चा करेगा उतना ही अलाउड होगा, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। लेकिन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 100% और 200% एज द केस में अलाउड हो सकता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। या तो बिल्डिंग किराए पे लेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, बिल्डिंग खरीदेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड। और जब भी अलाउड होगा 100%, 200% बिल्डिंग में कभी अलाउड नहीं होता। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी अलाउड है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर और बिफोर दोनों में अलाउड है। ऑब्वियसली फर्नीचर का डिडक्शन नहीं मिलता। 200% कब, कुछ कंडीशंस दिए हुए, कंपनी होना चाहिए, रिसर्च इन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, एंड रिसर्च इज अप्रूव्ड एंड एक्सपेंसेस आर ऑडिटेड, तभी 200% है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स कर रहे हैं तो रिसर्च में भी रिलेटेड और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। नेशनल लेबोरेटरी IIT को कर रहे हैं तो 200%, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं तो 175%, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च को कर रहे हैं तो 125%। और ये ईयर हर साल चेंज, ये अमाउंट हर साल चेंज भी हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो डिडक्शन है अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट है। आइए, एलिजिबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिफोर ट्रायल। आप अकाउंट्स में देखते हो तो बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यहाँ पर बिफोर ट्रायल रन, और इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस और खोल रहे हैं, कोई ब्रांच ऑफिस, कोई बैंक का ब्रांच खोल रहा है, कोई रिटेल ट्रेड का ब्रांच खोल रहा है, बिग बाजार खोल रहा है, उस नए बिग ब्रांच बिग बाजार खोल रहा है तो उससे पहले जो भी खर्चा है वो सारा का सारा एलिजिबल एक्सपेंसेस होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, ये ABCD एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिफाइंड है। क्या क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द business, preparation of project report, engineering services relating to the business, legal charges for drafting any agreement relating to the setting up or conduct of the business, legal charges for drafting, printing of MOA and AOA, registration fees of a company paid to the registrar of companies, expenses and legal charges incurred in drafting, printing and advertising of prospectus, expenditure incurred on issue of shares or debentures like underwriting, commission, brokerage, etc. entire public issue expenses. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या नहीं है? तो ट्रायल रन से पहले अपने एम्प्लॉय को आपने सैलरी दी हुई है, आपने बिल्डिंग किराए पे दिया हुआ, उसका रेंट है और इंटरेस्ट है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? डेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसका डिडक्शन कभी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट 1। अगर आपने लोन लिया हुआ फॉर द परचेज ऑफ एसेट तो वो इंटरेस्ट 1 कैपिटलाइज होकर उसका डिप्रिसिएशन मिल जाता है। फिर इसका डिडक्शन कितना मिलेगा? इंडियन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिचएवर इज हायर। इसको कंपेयर किससे करोगे? एलिजिबल एक्सपेंसेस से। जो लोअर होगा उसका 5 से डिवाइड करके हर साल मिलेगा। कब से मिलेगा? जिस ईयर में ट्रायल रन कंप्लीट हुआ। अदर रेजिडेंट है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एलिजिबल एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर डिवाइड बाय 5। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म। 30 to 36 हो गया। 37 में क्या आएगा? अगर वो खर्चा जो 30 और 36 में कवर्ड नहीं है, और किस लिए खर्चा किया है? होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कैपिटल इन नेचर नहीं है, पर्सनल इन नेचर नहीं है, और एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन नेचर ऑफ ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि ब्राइब का केस नहीं है। ठीक है। अगर खर्चा नहीं है, लॉस है, तो लॉस का भी डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 28। एग्जांपल, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय एम्प्लॉइज,
फिर मैंने बताया था होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कब मानोगे, जब वो खर्चा सिर्फ एम्प्लॉय के लिए हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा क्लाइंट के ऊपर हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा मेंटेनेंस ऑफ एसेट के लिए हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए, और लायबिलिटीज भी है, इसमें लिखना भूल गया मैं। कैपिटल इन नेचर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफ कैपिटल इन नेचर, तो क्या होना चाहिए, रेवेन्यू इन नेचर होना चाहिए। पर्सनल इन नेचर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। और ये एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी एन ऑफेंस, पेमेंट ऑफ ब्राइब इज एन ऑफेंस, पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ इज एन ऑफेंस, देयरफॉर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पेमेंट ऑफ रैंसम मनी हफ्ता इज अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि कोई कानून नहीं है जो इसको रोकता है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ब्रोशर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये स्पेशली लिखा हुआ भी है, ठीक है। और एक है CSR एक्सपेंसेस इज आल्सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा, बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए। देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, क्या कहेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, ये एक्सपेंड किसके लिए करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट के लिए जो भी खर्चा है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर यस, पर्सनल एक्सपेंडिचर नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यस। कोर्ट ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयरफॉर अलाउड। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स अलाउड, मैंने इसका केस लॉ भी किया था आपके साथ। लिस्टिंग फीस अलाउड, रेंट ऑफ बिल्डिंग विच इज ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर नॉट अलाउड, क्योंकि अपने आप को वो खर्चा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलाउड, इसका मैंने केस लॉ किया था आपके साथ। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड, पर्सनल एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड, ठीक है। अब 40 से लेकर 43B मैंने आपको क्या बताया था, 30 से लेकर 37 क्या है, हरियाणा पुलिस है जो अलाउ करता है, दिल्ली पुलिस 40 से लेकर 43B रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन जो रोकेगा, क्या है 40A सबसेक्शन 2 अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, या फिर ऐसे कंपनी में पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू रिलेटिव एज डिटरमिन्ड बाय AO इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Market price shall be determined as per arm length price. Arm length price is determined under section 92C. तो ALP आपको उतना इम्पोर्टेंट, मतलब इंटर लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू दी हुई है, इससे ऊपर अगर चला जाएगा तो ALP, क्योंकि मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे, तो ALP का कहानी है उसमें। 40A सबसेक्शन 3 कैश एक्सपेंडिचर, बोला एक्सपेंसेस इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000, जो 2018 में एग्जाम देंगे उनके लिए 20,000 की जगह 10,000 दिया। तो एक्सपेंसेस इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000 इन अ सिंगल डे टू अ सेम पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। फॉर ट्रक ऑपरेटर कितना आएगा 35,000, नॉन एप्लीकेबल। पेमेंट मेड टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, पेमेंट मेड टू फार्मर्स फॉर इट्स प्रोड्यूस, पेमेंट मेड एट अ प्लेस नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक। तो अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा देते हैं टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे इन टू ए सेम पर्सन, तब भी इसका रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, दिल्ली पुलिस रोकेगा नहीं अगर ये केस में फॉल कर रहा है तो। 43B में कौन कौन से कवर्ड है, इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, लीव सैलरी, बोनस एंड कमीशन, एंड पेमेंट मेड टू रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, ये ऐड हुआ। डिडक्शन कब मिलेगा, टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, अगर आपने ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है तो जिस ईयर का खर्चा उस ईयर में माइनस हो जाएगा, और आफ्टर ड्यू डेट है तो जिस ईयर में पेमेंट कर रहा हूं उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर ये 4 केसेस नहीं है तो जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसएससी फॉलो करता है उस बेसिस पर उसको डिडक्शन मिलेगा। अब प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन 3 सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE कॉमन पॉइंट्स। अगर प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन है, मान लो टर्नओवर का 8% आपकी इनकम मान ली गई है तो 92% का खर्चा ऑलरेडी अलाउड है, इसका मतलब ना हरियाणा पुलिस एप्लीकेबल होगा ना दिल्ली पुलिस एप्लीकेबल होगा, तो PGBP के कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए सेक्शन 30 to 44D इज नॉट एप्लीकेबल, इट मींस फर्दर बिजनेस डिडक्शन इज नीदर अलाउड नॉर डिसअलाउड। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 नॉट एप्लीकेबल, जो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन का केस है, तो वो भी 30 और 44D में फॉल करता है, इसलिए इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 to 43B इज नॉट एप्लीकेबल, ना हरियाणा पुलिस ना दिल्ली पुलिस, अदर इनकम कैन बी एडेड टू दिस इनकम, ठीक है। लेकिन 70 to 80 इज एप्लीकेबल, 80C to 80U इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल क्या नहीं है, सिर्फ 30 to 44D, इस सेक्शन के बाहर जो सेक्शन है वो तो एप्लीकेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कह दिया गया आपको अकाउंट्स और ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, और आपको जो एडवांस टैक्स देना है 44AD के लिए सिर्फ
एक इंस्टॉलमेंट है, बाकी ADA और AE के लिए 4 इंस्टॉलमेंट है अगर एडवांस टैक्स के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है, 44AD किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल HUF फर्म को एप्लीकेबल है और रेजिडेंट होना चाहिए, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट फर्म को एप्लीकेबल है। टर्नओवर अप टू 2 करोड़। कब एप्लीकेबल नहीं है 44AD? प्रोफेशन, एजेंसी बिजनेस, कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है तो 44AD एप्लीकेबल नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम कितना मानेंगे? 8% ऑफ टर्नओवर। 44ADA इसी साल लेके आया गया, इंडिविजुअल फर्म और LLP को एप्लीकेबल है और इसमें फर्म भी आएगा, रेजिडेंट होना चाहिए। टर्नओवर कितना? 50 लाख, 50% ऑफ प्रॉफिट, तो CA, CA, CMA और बाकी सारे कंसल्टेंट इसमें आ जाएंगे। फिर सेक्शन 44AE एनी पर्सन का एप्लीकेबल है, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। एक ही कंडीशन है कि इसके पास पूरे साल में कभी भी 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होना चाहिए और इसमें जो प्रिजम्पटिव इनकम है वो ₹7500 पर मंथ पर ट्रक है, ड्यूरिंग विच ट्रक इज ओन्ड। उसके बाद 44AD, 44AD, 44A, 30 to 36, 40 to 43 नॉट एप्लीकेबल सभी केस में। एलिजिबल SSC, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म, यहाँ पर रेजिडेंट SSC आ जाएगा। यहाँ पर रेजिडेंट SSC कौन सा है? इंडिविजुअल HUF फर्म, LLP सारे आ जाएंगे। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट SSC। रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 44AD में नॉट अलाउड है, यहाँ अलाउड, यहाँ अलाउड। तो जब असेसमेंट ऑफ फर्म किया था हमने तो हमने कहा था टर्नओवर का 8% निकाल लो और अगर फर्म है प्रिजम्पटिव बेसिस में आ रहा तो टर्नओवर का 8% निकाला, दैट इज द फाइनल आंसर। बस उसमें रेम्युनरेशन इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। इन 44ADA और 44AE फर्म के रूप में कर रहे हैं तो उसमें रेम्युनरेशन इंटरेस्ट पार्टनर्स माइनस होगा, तब जाके फर्म की इनकम निकलेगी। एडवांस टैक्स 44AD में एक ही इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, इनमें 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। ठीक है। 44AB कंपल्सरी टैक्स ऑडिट, प्रोफेशन के लिए कितना? 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तो प्रोफेशनल जो कर रहा है उसको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है और बिजनेस जो कर रहा है उसको 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है।